जैसे कि आपको इतने जगह भटकाया गया, इतनी जगह घुमाया गया, तो आपने उनको कुछ तो बोला होगा कि जाके मैडम मैं मेरा कब तक सुना जाएगा? मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं दिल्ली केंद्र सरकार की पुलिस की ओर बता दूं, उसके बाद कुछ सवाल मेरे आपसे रहेंगे और फिर आपके सारे सवालों का मैं उत्तर दूंगा। जैसा कि आपने दिखाया केंद्र सरकार की ये जो महान पुलिस बैठी है, अब आप सुनिएगा। मैं मध्य प्रदेश छोड़कर मैडम दिल्ली आया। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा फोन चोरी हुआ। मैंने उसमें मैडम आईजी एसपी सारे सबूत थे, सारे। वो तो अच्छा हुआ मैंने 3-4 बैकअप ले रखे थे, 4-5 जगह ये सारे सबूत थे। और कम से कम 700-800 मीडिया चैनल वाले, जैसे मैंने आपको 700-800 रिकॉर्डिंग और 700-800 पेज की फाइल भेज रखी है। ये लोग अगर ये भी सोचें कि मुझे मरवा दिया जाएगा, ये सबूत नष्ट हो जाएंगे, तो कोई सबूत नष्ट नहीं होगा। ये दुनिया के मैडम पता नहीं किस किस पत्रकार के पास कहाँ कहाँ था। और मैडम मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला होता है तो आप पूरी दुनिया के सामने एक एक करके सारे सबूत उजागर कर दीजिएगा। नहीं, हमला नहीं होगा आपके पास, आपके ऊपर, क्योंकि अभी हमारा देश जो है मरा नहीं है, जिंदा है। मैडम ठीक है, मानते हैं सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में जो गड़बड़ी, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं आपकी आवाज उन तक पहुँचाने के लिए, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके ऊपर हमला हो या कुछ भी हो, बाकी तो। अब मैडम मैं केंद्र सरकार की पुलिस के आपको वो बताता हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरा फोन चोरी हुआ। आप समझिएगा किस तरह की प्रताड़ना दी जा रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेरे सारे सबूत थे उस फोन में। 3 से 4 बजे की घटना है, 3:30 बजे तक मेरे पास फोन था। वहाँ मैंने बोला, मैंने कहा सर मैडम जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैडम फोन चोरी की FIR लॉन्च करती हैं। मैंने कहा मैडम मेरा फोन चोरी हो चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेरी DGP ऑफिस तक के खिलाफ शिकायत दर्ज है। बहुत संवेदनशील सबूत है उसमें, अगर किसी गलत हाथ लग गए तो बहुत बलवा हो सकता है, बहुत दंगा होने के आसार है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ रही। मैंने कहा मैडम आपकी नौकरी चली जाएगी, नहीं पढ़ रही आपकी नौकरी चली जाएगी। मैडम उन्होंने बोला मुझसे कि मैं नहीं पढ़ रही, मेरा मन, जो डे एंड नाइट की दोनों शिफ्ट की मैडम थी, उन्होंने। मेरा मन का क्या है? आपके मन के हिसाब से यहाँ बैठाया गया है आपको? जी, हम टैक्स भर रहे, क्यों भर रहे हैं? आप जो सैलरी ले रही हैं आपके मन के हिसाब से चलेगा? केंद्र सरकार पुलिस अपने मन के हिसाब से काम कर दे। डे और नाइट की मैडम दोनों शिफ्ट की मैडम बैठी थी। उन्होंने जो डे शिफ्ट वाली थी, मैंने हाथ जोड़े उनके। मैंने कहा मैडम आप तो लिख दीजिए। कि अभी लिख दूंगी, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है। कि आपने वहाँ ये नहीं बोला कि आपके मन से चलेगी सरकार? आपके मन से चलेगा सिस्टम? मैंने उनसे ये नहीं बोला मैडम, मैंने लेकिन उनसे ये स्पष्ट बोला कि मैडम मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे हर जगह भटकाया जा रहा है, लेकिन आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी नौकरी जाए। मैडम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ मैंने देखा ऐसा कोई भी व्यक्ति रहा हो जिन्हें मैंने उसके हाथ पैर नहीं जोड़े हों, कि उनके वो रिक्वेस्ट ना की हो कि कॉल करा दीजिए। उसमें बहुत संवेदनशील मामला है मैडम। वहाँ के बाद किसी ने मुझे सलाह दी कि मीडिया के पास जाइए, इंडिया गेट पर तुम्हें मीडिया मिलेगी। ठीक है मैडम, मैं इंडिया गेट पर गया। इंडिया गेट पर जो 112 डायल वाले पुलिस वाले खड़े होते, इमरजेंसी पुलिस। मैंने बोला, मैंने कहा सर यूपी के DGP ऑफिस तक की शिकायत मेरे भाई के खिलाफ दर्ज है, मेरा फोन चोरी हो चुका है, मेरा सब कुछ हड़पा जा चुका है, ना मेरे पास शारीरिक बल है, आर्थिक बल है। सीधे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में अनाउंस करा दीजिए कि एक विकलांग व्यक्ति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पिछड़ चुका है। ठीक है मैडम, कि ये DGP ऑफिस तक के गवाह है, राष्ट्रीय स्तर का गवाह बन चुका है। राष्ट्रीय मानव आयोग में जो व्यक्ति शिकायत दर्ज करा है वो राष्ट्रीय स्तर की शिकायत का गवाह हुआ। हाँ, वहाँ से मैडम नई दिल्ली पुलिस के वहाँ तक, सॉरी इंडिया गेट पर जो पुलिस खड़ी होती है, उन्होंने पता क्या जवाब, साले भाग जा तुझे मारूंगा। आपने ये नहीं बोला क्यों मारोगे? मेरी क्या गलती? मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या दोबारा बोलना कि मारूंगा तुझे। उन्होंने बोला कि, मैंने कहा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जो व्यक्ति मैडम DGP ऑफिस की शिकायत कर सकता है, उसे अगर सिपाहियों से डरता तो DGP ऑफिस की शिकायत तक तो वो जा ही नहीं पाता जी। उसके बाद मैडम सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षा कर्मियों का इसमें संलिप्तता होती है। मैडम वहां से आने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के गार्ड्स के मैंने हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा सर मेरा भाई गुम हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं है, राष्ट्रीय मानव आयोग में मेरी शिकायत दर्ज है, मेरे फोन चोरी तक की FIR नहीं करी जा रही, मुझे 3 राज्यों में भटकाया जा रहा है, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। मैडम उन्होंने बोला कि तू अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इस तरह का दबाव। मैडम सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही कोई गेट होगा जहां मैंने हाथ पैर नहीं जोड़े थे। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर बहुत बड़ा मामला है, हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं तू अंदर नहीं जाएगा, जा यहाँ से पुलिस उठा ले जाएगी तुझे। जो अनाथ विकलांग व्यक्ति 3 राज्यों में फुटबॉल की तरह घूमे हैं, उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ ये व्यवहार होता है। उसके बाद मैडम मैं राहुल गांधी जी के कार्यालय पर गया, कांग्रेस के, जो अकबर रोड पर स्थित है।
24 या 26 नंबर पर है, मुझे पता नहीं है मैडम, क्योंकि इतनी बुरी प्रताड़ना हुई है मेरे साथ सरकार द्वारा, केंद्र सरकार पुलिस, राज्य सरकार पुलिस, इसके द्वारा। मैडम वहाँ मैंने उनके कांग्रेस कार्यालय के सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर जोड़े। ये राहुल गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले की घटना है। वहाँ मैंने स्पष्ट रूप से बोला, मैंने कहा सर मेरा सब कुछ हड़पा जा चुका है, मुझे न्याय दिला दीजिए। वहाँ मुझसे बोला कि ठीक है मैडम, जो उनके कार्यालय पर एक छोटी सी चाय की दुकान है, मैं वहाँ सोया था, सड़क पर सोया था मैं। रात को 2 सफारी सूट पहनकर 2 बाउंसर्स आते हैं कि ए खड़ा हो जा। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा जी सर, कि भाग जाए यहाँ से, कि हमें जानता है हम कौन है। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता आपको, मेरा सब कुछ छीना जा चुका है, कि हमें दिल्ली पुलिस। मैंने कहा सर मेरी राष्ट्रीय मानव आयोग में शिकायत दर्ज है डीजीपी ऑफिस के खिलाफ, तेरी NHRC तुझे उठा के बंद कर देंगे, कि सुबह 11 बजे के बाद बात करेंगे। इस तरह की प्रताड़ना है अनाथ और विकलांग के साथ। मैंने कहा ठीक है मैडम, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। मैडम मैं वहाँ से गया, फिर बोले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मैं अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने गया। मैडम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुझसे बोला कि उसमें मैंने स्पष्ट लिखा कि राष्ट्रीय मानव आयोग में प्रार्थी की शिकायत दर्ज है इसी व्यक्ति के नाम से। मैडम बताया उन पुलिसकर्मियों द्वारा क्या बोला गया, कि तेरी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। मानसिक स्थिति खराब करने के जिम्मेवार तो ये स्वयं पुलिस अधिकारी हैं। ये जो उन लोगों ने प्रताड़ना दी है, मानसिक तनाव दिया, उसका जिम्मेवार तो वो स्वयं है। उसके बाद मैडम वहाँ से मुझे मोहर लगा के वो दे दी गई। पता है वहाँ से क्या बोला गया, कि जिस जगह से तुम्हारा भाई गायब हुआ है वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर कैमरे ना हो? क्या ये संभव है? क्या एक व्यक्ति की जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत दर्ज का आवेदन का कागज दिखाता है, उसके बाद भी फोन चोरी करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कागज दिखाना पड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं तो हमारा भी अधिकार है, हम और हमारी बात को सुननी चाहिए। और पहली बात तो एक विकलांग व्यक्ति के साथ ऐसा किया जा रहा है, और जो कि हर तरीके से उसको कमजोर किया गया, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा और दर दर भटकाना, इलाज तक नहीं मुहैया कराना। और ये आप सब ऑडियंस के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो वीडियो है ना किसी जाति पात के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ये मानव अधिकारों की क्रूर, संविधान की क्रूर हत्या हुई है। जैसा मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा इस बैनर के माध्यम से, हर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा संविधान की हत्या हुई है। और मैडम मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से मुझे झूठा दिलाया गया, वहाँ से भी दिखाया गया कि हम कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आया था। भैया आपको भेजी थी मैंने रिकॉर्डिंग, जरा दिखाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको लगभग 500 रिकॉर्डिंग और सारे सबूत दे दिए हैं, उसमें से मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, ये देखिए आप, ये नंबर देखिए, ये नंबर जूम करो, क्लियर दिख रहा है? जूम करिए, उसमें 3 मिस कॉल आई है, उसके बाद मैंने कॉल किया। ये 29 जून को कॉल आई है मेरे पास, दिख रहा है उसमें क्लियर दिख गया। अब आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ये सर सुप्रीम कोर्ट, मैडम सुप्रीम कोर्ट सीसीटीवी कंट्रोल रूम की रिकॉर्डिंग है, अब सुनिएगा। हाँ जी, हाँ आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज। मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अच्छा जी सर, यूपी में मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, मेरा घर प्रॉपर्टी सब कुछ हड़प दी गई थी। अच्छा जी सर, मैं उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने चौकी, थाने, SSP ऑफिस कंप्लेंट करी सर, कोई एक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। जीत गुप्ता जी बोल रहे हैं क्या? जी सर, मैं जीत गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा गुप्ता जी, आप लाल टी शर्ट पहन कर आए थे क्या उस दिन जब आए थे सुप्रीम कोर्ट में? जी सर, सुबह 9 बजे के आसपास? जी सर मैं बहुत बड़ी घटना हुई है सर मेरे साथ में। सर ना कोई मीडिया वाला सबूत कर रहा सर, ना मेरे पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा गिरा हुआ हूँ सर। 3 स्टेट को मुझे टॉर्चर किया गया है सर, सारी एविडेंस है मेरे पास। अच्छा, चलो ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। जी सर प्लीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक जी सर। मैडम आपने, जैसा कि आप सब ऑडियंस ने ये सुना होगा, इसके माध्यम से, इस ऑडियो
और स्पष्ट मैंने दिखाया, क्योंकि कुछ महानुभाव ये कहेंगे कि ये झूठी रिकॉर्डिंग है, कहीं और की रिकॉर्डिंग है। जैसा कि मैंने स्पष्ट दिखाया, जिन लोगों को शक हो वो कृपया इस नंबर को सर्च करें। ये सुप्रीम कोर्ट सीसीटीवी कंट्रोल रूम का नंबर है। वहां से जैसा कि आप स्पष्ट सुन सकते हैं, उसमें बोला गया, मैंने बस ये जिक्र किया कि सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मेरा घर जमीन व्यापार सब कुछ हड़पा गया, मुझे 3 राज्यों में प्रताड़ित किया गया। उन्होंने स्पष्ट बोला कि जीत गुप्ता जी बोल रहे हैं लाल टी शर्ट पहनकर आए थे। मैडम आप एक बात बताइए, सारे सबूत झूठे हो सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कैसे कबूल किया कि मैं लाल टी शर्ट पहनकर आया था? या जब वह लोग मुझे मॉनिटर कर रहे थे कि कोई व्यक्ति लाल टी शर्ट पहनकर भटक रहा है, तो उन लोगों ने अपने कंट्रोल रूम से या वायरलेस से ये क्यों नहीं बोला कि इस व्यक्ति की सुनवाई की जाए? और मैंने 15 दिन पहले उनसे बोला, सर मेरे पास सारे सबूत हैं, 3 स्टेट में टॉर्चर किया गया है। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय के सीसीटीवी कंट्रोल रूम वाले नहीं जानते कि जो अनाथ व्यक्ति 3 राज्यों में प्रताड़ित किया गया हो, विकलांग व्यक्ति, वह उन सबूतों को संभाल के रखेगा? वो तो स्वयं ये चाहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबूत ये नष्ट कर दिए जाएं। उसके बाद मैडम मैं आपको परसों की घटना बताता हूँ। मैं बुलंदशहर के एक आश्रम में रह रहा था। मैं डीएम साहब के पास गया। मैंने डीएम साहब को ये रिकॉर्डिंग सुनाई, ये सारे मैंने मेल किए सब जगह ऐसे करके। बुलंदशहर के डीएम साहब, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जिला बुलंदशहर डीएम साहब के पास, शायद हर्ष सिंह या ऐसा करके कुछ उनका नाम है, वो मुख्यमंत्री जी के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। वो मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा सर ये देख लीजिए, उसमें आवेदन में क्लियर लिखा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गवाह है। जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक मामला पहुंच गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हुआ, स्पष्ट रूप से हुआ। मैडम मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई, मैंने कहा सर ये देखिए। मैडम उन्होंने ये कि हटाएं फालतू की चीजों को, कुछ काम धंधा कर ले जाते। तो बोलना चाहिए आपको कि ये फालतू अगर आपको लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लोगों की हत्याएं करने के लिए बैठे हो। फिर किस लिए बैठे हैं मैडम? जो हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे अंदर पीड़ा नहीं है? हम अपना हक मतलब हम जीना नहीं जानते हैं? मैडम जब जो हमारा हक नहीं है इस देश में रहने का? जो व्यक्ति रिश्वत खा के, भ्रष्टाचार की काली कमाई खा कर जो एसीओ में पल रहे हैं, एसीओ में उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो किसी असहाय लाचार व्यक्ति का क्या दुख समझेंगे, क्या दर्द समझेंगे? उन पर जब उनके बच्चे भटकते हैं, उनके खिलाफ जांच बैठती है, कार्यवाही विभाग की टीम बैठती है, जब उनको पीड़ा समझ आती है कि हमने किसके साथ क्या किया था। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैडम, आपके माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको 500 लगभग रिकॉर्डिंग, 800 पेज की फाइल सारी दे दी है मैडम। अगर कभी भी आपको ये खबर मिले, और प्लीज़ मैडम आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ये मामला मैडम मेरा अकेले का नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ की जनता है। और ये बहुत ही शर्मसार की घटना है कि एक अनाथ विकलांग व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना पड़ा हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।